मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज का संवाद हमारे माता पिता और बच्चों से है। माता पिता इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि ऊंची स्कूल जिसके आप कहते हैं, यानी जहाँ एक मोटी रकम चुकाना, जहाँ एक शानदार बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वहाँ सुविधाओं का अंबार हो। अच्छी बात है कि हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को उनको सुविधाएं मिले वहाँ तक कोई गुरेज नहीं है। अंग्रेजी का बड़ा बोला है। अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी फैशन, अंग्रेजियत, अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी लाइफ स्टाइल, और आप हैं हिंदुस्तानी जीवन शैली जीने वाले, आप हैं गांव देहात के सलीम जीवन जीने वाले, आप हैं नगरों के सलीम जीवन जीने वाले। और बच्चे का एजुकेशन आपका पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य खान पान, पाश्चात्य रहन सहन से आप कराते हैं और आपके घर का वातावरण बिल्कुल उसके भिन्न है। अब इस अंतर्द्वंद में बच्चे की भी जो व्यक्तित्व है, जो उनका जो पर्सनालिटी है, अब वो डेवलप हो रहा है। वह दोनों में से किसको किस मात्रा में ग्रहण करेगा वह नहीं जानता, क्योंकि उसके अंदर का जो डीएनए है, उसके अंदर में जो सीखने की क्षमता है, उसके अंदर में अवशोषित करने की क्षमता है, उसके अंदर में जो देखने की क्षमता है, उसका जो दृष्टि वो है, जो उसका विचार है, जो उसका थाट है, उस परिवेश में और अपने घर के परिवेश के अंतर को वह किस तरह से समायोजित कर लेता है। बच्चे बड़े उलझन में फंस जाते हैं। माता पिता ट्यूशन के ऊपर ट्यूशन, ट्यूशन के ऊपर ट्यूशन, और अपने घर के वातावरण में कोई बदलाव नहीं करते, अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं करते। वे चाहते हैं कि सिर्फ बच्चे को हम एक शानदार इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दें, एक बच्चे को एक शानदार नामी गिरामी स्कूल में भर्ती करा दें, वहाँ बच्चे को ऐसा दिखते हैं लाट साहब जैसे बन के दिखते रहते हैं 24 घंटे, हम ऐसे स्कूल में भर्ती करा दें और हम ट्यूशन हर विषयों का ट्यूशन लगा दें और दिन भर उनके ऊपर ये बात लाद दें कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, हम इतना स्वप्न देख रहे हैं, हमारा ड्रीम इतना है, आप ये बनना है, आपको यही बनना है, यही बनना है। अब वो बच्चा धीरे धीरे चूँकि घर में आपने बचपना में उसको ज़िद्दी बना दिया था, उसके हैबिट को आपने ज़िद्दी में बदल दिया था, आप उसकी छोटी छोटी संघर्षों को नहीं करने देते थे। मसलन वो उठ के बैठना चाहता है, वो बैठना चाहता है, पर आप उसको उठा के बैठा देते हो। अब बच्चा संघर्ष करना छोड़ दिया। आप वो जैसे घुटने के बल चलना चाहता है, अरे घुटना छिल जाएगा, अरे बाप रे कुछ हो जाएगा, बच्चे गिर जाएंगे, बच्चे मिट्टी खा लेंगे, बच्चे को ये हो जाएगा, बच्चे को निमोनिया हो जाएगा, बच्चे को सर्दी लग जाएगी, अरे इसको कंबल से ढको, ऊनी वस्त्र से ढको, और केमिकल युक्त जितने भी आजकल के आधुनिक कपड़े हैं आप उसको ढकते चले जाते हैं। बच्चा सोचता है संघर्ष करना बेकार है, सारा काम तो मम्मी पापा कर देते हैं, सारा काम तो नौकर चाकर कर देते हैं। अब वो धीरे धीरे बच्चों में अंदर का जो उसका जो गुण था, जो संघर्ष करने का गुण था, चीज़ों को समझने का जो गुण था, अपने आप को समझने का जो गुण था, उसके अंदर में जो हौसला था, उसके अंदर में जो काबिलियत थे, उसके अंदर का जो गुण थे, वे डेवलप होने के बजाय अब वह आलसी खोर होने लगी, सुविधा खोर होने लगी। और वह धीरे धीरे आप जब देखते हैं बच्चा छोटा रहता है, बचपना में जब चलना शुरू करता है तो जूते मोजे और ना जाने कितने कितनी चीज़ों से लबादा से आप बच्चे को ढक देते हो, कोट पैंट जीन्स इत्यादि चीज़ों से। बच्चा का शरीर खुले वातावरण से न तो आयोडीन ले पाता है, न तो वो उनका शरीर ऑक्सीजन सोखने के लिए मजबूत हो पाता है, न उनकी त्वचाएँ वातावरण को सहन करने की उनकी क्षमताएँ नहीं आती। अब वह कमज़ोर होने लगा, उसका शरीर का जो हार्मोन्स है अब वह कमज़ोर होने पड़ा। शरीर का हार्मोन्स जिस समय जिसको निकलना था वो आपने रोक दिया, आपने बाहरी दबाव से रोक दिया। अब बाहरी दबाव से रोकने से विकृति उत्पन्न होता है। मित्रों सब जानते हैं कि नेचर को, प्रकृति को आप जितना ज़्यादा रोकोगे, जितना ज़्यादा बांधोगे, जितना आप उसके प्रतिकूलता में ढालोगे, उसके अनुकूलता से बचने की कोशिश करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर में विकृति उत्पन्न होगा। ये भावना रूप से पहले विकृति उत्पन्न हुआ, मानसिक रूप से बच्चा बचपना से देख रहा है, फिर घर में किस तरह से पाखंड जीवन जीते हैं आप लोग, हम लोग किस तरह से झूठ और बोलचाल का और रुतबे का आप किस तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं। बच्चा एक देखते रहता है, वॉच करते रहता है, समझते रहता है। अब वो बच्चा एक नंबर का आलसी हो गया है, सुविधाखोर हो गया है, जिद्दी हो गया है। आप बचपना में उसको महंगी से महंगी चीज़ें ला के देते थे, दिखाते थे, खुशी मनाते थे, और मेरा लल्ला, मेरा दौआ, मेरा बेटा, मेरा हीरा, मेरा गोल्ड, मेरा वो क्या क्या चीज़ें आप नहीं करते थे। और उसके
उसके पाँव को पालने में रखते थे। अब पाँव को पालने में रख रहे हैं, फूलों के बाहर से उसको रखे रहेंगे। कभी वो अपने अपने जो बचपना की जो उनकी संघर्ष है, वह तो संघर्ष कर नहीं पाया। अब उसके मन के अंदर में एक बात हावी हो जाता है, फिर वो संघर्ष से डरने लगता है। जैसे जैसे वह नर्सरी क्लास में जाता है, वहाँ वह भय हो जाता है, एक भय का रोग उनके अंदर जन्म लेने लगता है। फिर वो कुछ सोचने लगता है, उसी सोच में वो आगे बढ़ने लगता है। बच्चा जैसे जैसे नर्सरी क्लास से ऊपर उठता है, उसके अंदर की जो कुछ ख्वाहिशें, कुछ खुशियाँ बाहर आती हैं, वो घर के माहौल से थोड़ा बाहर निकलता है। तो या तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुल जाता है बाहर में, या तो बच्चा बाहर में जाकर के बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाता है, और ये दोनों उनके लिए घातक होते हैं। या तो बच्चे वहाँ स्कूल का जो झूठ परोसते हैं घर में ला कर के बहानेबाजियाँ, और घर के बहानेबाजियाँ स्कूल में परोसने लग जाते हैं, क्योंकि सुविधाखोर हो चुका है। और बच्चे के मन में एक बात बैठ गया कि लोगों को समझा दो और बस अपना काम कुछ नहीं करना इसके अलावा। अब वो आप उससे एक बड़ी उम्मीदें पालने लगते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अचानक संघर्षशील बन जाए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अचानक डेरबाज बन जाए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकदम नैतिक मूल्यों से भरा पूरा हो, और आप ये भी चाहते हैं कि आपके बच्चे में किसी प्रकार का भय ना हो। लेकिन आपने सारा विपरीत कार्य तो बचपना में कर दिया है। उसके जेहन में, रोम रोम में आपने भय भर दिया, रोम रोम में आपने उसकी कुटिलताएं भर दी, रोम रोम में आपने उसके अंदर में आलसीपन भर दिया, रोम रोम में आपने जिद्दीपन भर दिया। अब ये इस गुण को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उसमें एकाग्रता की कमी होगी, क्योंकि आप उसके हाथ में, अब बच्चा अभी ठीक से माता पिता को पहचाने नहीं है, और आपने गैजेट्स देना शुरू कर दिया, मोबाइल देना शुरू कर दिया, एक से बढ़ के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने देने शुरू कर दिए, तमाम चीज़ें देने शुरू कर दिए, इतना देने शुरू कर दिए कि बच्चा उसके लिए तैयार नहीं था। उसके लिए वो अजनबी दुनिया, वो आपको समझे कि गैजेट्स को समझे, कि अपने को समझे, कि प्रकृति को समझे, क्या समझे, और वह क्या समझे के चक्कर में फिर वो जो उसको समझ में आता है उस बाल मनोविज्ञान को, उसके अनुसार से वो अपने जीवन के डिजाइन तैयार कर लेता है। अब एक बार डिजाइन तैयार हो गया मित्र, तो आप समझिए, जब तक आप दोबारा होश में नहीं आओगे, जब तक आप दोबारा उस चीज़ को नहीं समझोगे, तब तक आपका डिजाइन काम करता रहेगा। डिजाइन काम, आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे महंगे से महंगे स्कूल में डालो, आप ऊंचे से ऊंचे ट्यूशन क्लास में डालो, कोचिंग क्लास में डालो, फिर बच्चे के अंदर के जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो डिजाइन हो चुका है, उस डिजाइन से वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर होता है चिंता। अब बच्चा छठी क्लास में आया, नए संसार में आते हैं, और तमाम तरह के मूवी देखते हैं, तमाम तरह के दोस्तों से मिलते हैं, तमाम तरह के सोशल मीडिया में अब वो देखते हैं, चित्र देखते हैं, विनोद देखते हैं, अफेयर देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, कई अफवाहों सुनते हैं, कई मज़ेदार किस्से सुनते हैं, कई गुदगुदाने वाली बातें उनके जीवन में आती हैं, कई तरह के चीज़ों से गुजरना चाहता है, कई चीज़ों को पाना चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। फिर उसके जेहन से यदि पढ़ाई निकल गया, तो आप लाख कोशिश करो, फिर उस पढ़ाई को नहीं लौटेगा, क्योंकि वह अपना दिशा तय कर चुका होता है, अपनी डिजाइनिंग तय कर चुका होता है। ऐसे परिस्थिति में फिर चिंता का होना स्वाभाविक है, फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। अब आपका बच्चा सफल बनते बनते रुक गया। अभी वह छलांग लगा रहा था, अब रुक गया। अब उसके जगह पे आ गया एक डर, एक भय, और वह भय डिप्रेशन की ओर अब जाने लगा। चारों तरफ से दबाव, और उनके अंदर की इच्छाएं, और उनकी दोस्तों की कामनाएं, उनके दोस्तों के द्वारा बताए गए चीज़ों को पा लेना, उस ख्वाब को पा लेना जो अभी हकीकत है नहीं, कि क्या है, कल्पना है, कोरी कल्पना है या हकीकत है, उसे नहीं पता, पर उसको अब वो पा लेना चाहता है, क्योंकि आपने बचपन से उसको जिद्दी बनाया है। अब उसकी जिद की दिशा बदलने लगी है। अब आप उसको क्लास में फेलियर होने का डर आ गया, अब वो चिंता आ गई, घबराहट आ गया, निद्रा आने लगे, हाथ पाँव फूलने लगे, वो जल्दी थकने लगे, वह अपने आप को थका देती, बस उसको लगता है कि अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर पढ़ा और थक गया, थोड़ी देर पढ़ा और ऊब गया, थोड़ी सी चीज़ों पर वह अपने को चिड़चिड़ा महसूस होने लगता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी गैसेस बढ़ने लगती है, उसकी पेट फूलने लगता है, उसकी हार्ट की धड़कनें बढ़ने लगती है, उसकी आंख में दर्द शुरू हो जाता है, उसके ब्रेन में तनाव आने लगता है, और तरह तरह की चीज़ें से वो परेशान होने लगता है। और समय रहते यदि आप इस बात को नहीं समझे मित्र, तो आपको पछतावा के अलावा हाथ में और कुछ आने वाला नहीं है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपके बच्चे को अच्छे संस्थान चाहिए, पर अच्छे संस्थान का मतलब क्या? मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, हम कितने बार बच्चों से वादा करते हैं, हम बच्चों से कितने बार मिलते हैं, हम उनके केवल प्रश्न नहीं करते,
कि आपका जो साइंस है इसमें क्या सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आपकी मैथ्स में क्या क्वेश्चन है, आपके फिजिक्स में क्या क्वेश्चन है, आपकी केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन है। मैं जब भी जाता हूँ बच्चों से मिलने, ऐसा जब मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं उनको स्टडी करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। और मैं जब उनके इस पढ़ाई का बेसिक फंडा जब मैं पूछता हूँ कि आपने ये जो 12वीं क्लास में पहुँच गए हैं या 10वीं क्लास में हैं, तो आपकी अपनी बेसिक नॉलेज क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप विद्या अध्ययन के प्रति आपकी सोच क्या है, आप क्या टारगेट करके चल रहे हैं, कि आपने ये इसको चूज़ कैसे कर लिया, माता पिता कहने पर, भाई बहनों कहने पर, या प्रलोभन में आकर के, या दुनिया में देखते हैं कि इसमें सम्मान है, आखिर वाई किसमें। तो हम अधिकांश देखते हैं जितने आप ऊंचे स्कूल वाले बोलते हैं मित्रों, वो बच्चे बड़े अपने आप को दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्वयं की जो जड़ है, संस्कृति है, वहाँ से हट करके उस स्कूल में एक नया संस्कृति का वहाँ विकास होते रहता है। और उनके दोनों के संस्कृतियों में, दोनों के परवरिश में और दोनों के केयर करने के तरीके में बड़े डिफरेंट रहते हैं, और इतने द्वंद्व रहते हैं कि बहुत से बच्चा उस द्वंद्व में संभल नहीं पाता, और फिर वो अफेयर में चला जाता है, और कहीं के कहीं चला जाता है, कई तरह की चीज़ों में उलझ जाता है, वह अपने हार्मोन्स के चक्कर में घन चक्कर लग जाता है। तो अब उनकी मांसपेशियों में फिर अनियंत्रित दर्द शुरू हो जाता है, उनको हेडेक आने शुरू हो जाता है, उनकी घबराहटें बढ़ने लगती है, उनकी बेचैनियाँ बढ़ने लगती है, और इस सब का कारण उनका चिंता होता है। वो देखते हैं कि उनके पीछे उनके माता पिता ने कितने लाख खर्च किए, वो देखते हैं कि उनके माता पिता का कितना बड़ा ड्रीम है, वो देखते हैं कि उसके पीछे कितने लोग हैं, इसको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनो, ये बनो, ये बनो में लगा हुआ है। वो अपने आप को इन सब के बीच में ऐसा गेंद की तरह उछलता हुआ पाता है कि हर कोई अपने अपने पाले से इस गेंद को उछाल रहा है, इस गेंद को उछाल रहा है, और उसको पहुंचना है। खुद गेंद को नहीं पता है कि मुझे क्यों पहुंचना है, मुझे किस लिए पहुंचना है, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरा आखिर मैं जन्म लिया हूँ तो क्या इसलिए लिया हूँ कि मुझको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नौकरी करना है, ये धन कमाना है, ये दौलत कमाना है, और आखिर में क्या कर लेना है। ऐसे ही माता पिता जैसे झगड़ते रहना है, लड़ते रहना है, और पाखंड जीवन जीना है, और ये दुनिया भर के दिखावटी का जीवन जीना है, और ये ऐश्वर्याम का जीवन जीना है, और तरह तरह के उलझनों में उलझ जाते हैं। मित्रों, ये बड़ी खतरनाक स्थिति होता है। आप जब ये रोग का धारण कर लेता है तो फिर आपके अपने बच्चे को बचाना मुश्किल है। आप ये समझ लीजिए 6वीं से 8वीं क्लास में आते तक बच्चों में ये जो विकार है, यह जो आपका डिसऑर्डर है, ये जो आपका चिंता का, जो भय का, चिंता का और कई तरह के उलझनों का जो लक्षण है आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, दबाव डालते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गालियाँ बकते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, कहते हैं आप कल का बच्चा, ये नहीं समझते हो, कल आप इतने अच्छे थे, आप ऐसे हो गए, आपके दोस्त खराब है, आपकी मित्रता खराब है, आपके स्कूल खराब है, आपके टीचर बेकार है, आपके कुछ आता जाता नहीं है। आप उसी स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और उसी स्कूल के टीचर को गाली भी दे रहे हैं, उसी स्कूल के प्रबंधन को कोस भी रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि आप किसी से कह रहे हैं कि मुझको आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बच्चा ज्ञानवान बने, और आप कहते हैं इसमें आशीर्वाद देने की ताकत नहीं है, इसकी हैसियत नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जितना हम पैसा चुकाते हैं, क्या करते हैं, जैसे एक ठेका हो गया है। आपके बच्चे को एक मशीन बनाया जाए, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, और आपके बच्चे के ब्रेन में उस सॉफ्टवेयर को फिट कर दिया जाए, और आप जैसा चाहते हैं उसके अनुकूल आप उसका रिजल्ट चाहते हो, मशीन चाहते हो, आदमी नहीं मशीन बनाना चाहते हैं। मित्रों, तो ये जो मशीन बनाने की आजकल की प्रवृत्तियां हैं, इसी कारण मनोरोगियों की संख्या बहुत बढ़ गया है, मनोविकृति से भरा पड़ा बच्चा है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने साथ हमेशा एक शिक्षक रखता हूँ। उस शिक्षक का एक ही काम होता है कि जब मैं बच्चे से बातचीत करता हूँ तो उनके हाव भाव किस तरह से, आँखों का उनका चालन, हाथों का चालन, अंदर की खुशियाँ, अंदर के दुख, अंदर की उनकी पीड़ाएं, वो उनको कुछ चीज़ें व्यक्त करते हैं और कुछ अव्यक्त रह जाते हैं, कुछ वो संकेत में कहते हैं और कुछ वो मनोभाव में वो संकोच वश कुछ कह नहीं पाते। तमाम चीज़ों को वो बैठे बैठे वॉच करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। उनका काम ही एक रहता है, उस बच्चे को गौर से देखते रहना, और उसके जवाब में जो मेरे सरल और स्वाभाविक प्रश्न होते हैं, जो मेरे दिल को छू लेने वाली बात होती है, जब मैं उनके बीच में बैठता हूँ, उनके जैसे जब मैं बात करता हूँ, तो उनके अंदर की चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और उस प्रवाह में वो बच्चों का जो अंदर का जो विकृति है, जो बीमारी है, या जो समस्या है, या जो उससे घिरे हुए है, या जो द्वंद्व है, नाम आप कुछ भी दे लो, है तो पर विकार हो, वह विकारग्रस्त हो चुका बच्चा, उसके अपने विकार को बाहर लाते हैं। उसको जब खुशी मिलता है तो उसको
उसको जो अभी परीक्षा का भय था, जो एग्ज़ाम का भय था, जो वाइवा का भय था, वो भय खत्म हो जाता है। फिर वो अपने आप को उससे वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और 2 मिनट के सवाल, 2 मिनट की जो हमारी चर्चाएं होते होते वो घंटों में बदल जाता है और बच्चे अपने को नए रिफ्रेश करते हैं, महसूस करते हैं। वो चाहते हैं उनके जीवन में कोई काउंसलर हो, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक हो जो उनके माता पिता के प्रभाव से दूर हो, जो उनके शिक्षकों के प्रभाव से दूर हो, जो उनके समाज के प्रभाव से दूर हो। वो सिर्फ उनकी हो और उनकी बात सुने, उनकी जज्बात सुने और उनको सही मार्गदर्शन मिले, एक सही गाइडलाइन मिले, एक सही केयर टेकर की ज़रूरत होता है, एक सही परवरिश की ज़रूरत होता है। मित्रों, हमारे बच्चे विकारों से फिर दूर होते हैं और फिर उनके अंदर की प्रतिभा, जो उनके अंदर की स्वाभाविक प्रज्ञा, उनके अंदर के स्वाभाविक प्राण, उनके अंदर के स्वाभाविक आनंद, उनके अंदर की स्वाभाविक खुशी, उनके अंदर के स्वाभाविक जो वो मनुष्य है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका डीएनए है, जिसमें वो प्रखरता है, जिसमें वो सिद्धरथ है, जिसमें वो अपने आप को बेस्ट कर सकता है, वो उस बेस्ट करने के लिए अपने आप को फिर तैयार कर लेते हैं। जैसे तैयार होता है तो उनकी सारी विकृति फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इतने पुराने जड़ हो चुके होते हैं कि जब तक बच्चे कुछ यौगिक क्रिया नहीं करेंगे, कुछ मानसिक क्रिया नहीं करेंगे और कुछ आध्यात्मिक प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक वो टिकाऊ वो उपचार नहीं होता। उस समय के लिए होता है, वो बच्चा उस समय के लिए समझ चुका होता है, लेकिन उसको स्थायी बनाने के लिए हमको, हमारे जो माता पिता हैं, तो जो बच्चे को बनाना चाहता है उसके अनुरूप अपने को उनको बदलना पड़ेगा। वह जो समाज का निर्माण करना चाहता है उसके अनुरूप अपने दिनचर्या को, अपनी नैतिकता को, अपने कार्यशैली को, अपने जीवन शैली को, अपने व्यवहार शैली को, अपनी सोच की शैली को, अपने जीवन धन कमाने की शैली को उनको बदलना होगा। जैसे जैसे माता पिता बदलेंगे वैसे वैसे बच्चे भी अपने आप को बदलता हुआ पाएगा, वैसे वैसे बच्चे का भी अपना विकार दूर होता हुआ जाएगा। तो मित्रों, ये समझने और खुद को अपने को नया रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। परिवार को अपने सोचने की ज़रूरत है और परिवार को चाहिए कि बच्चे का केयर कैसे करें। मशीनी केयर नहीं हो सकता, बाहर से दवा नहीं हो सकता, बाहर से दबाव से नहीं हो सकता। ये भावना का खेल होता है, ये मन का खेल होता है, ये सूक्ष्म खेल होता है, ये सूक्ष्म जगत की तत्वदर्शी का होता है। तो इसमें ही मित्र हम फिर अपने बच्चे को ऐसे गलत दिशा में जाते हुए देखते हैं तो फिर नाना प्रकार के उपाय करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चिखते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, टपड़ते हैं, दोस्तों पर रोक लगाते हैं, स्कूलों पर रोक लगाते हैं, उसके फैशन पर रोक लगाते हैं, उसकी सुविधाओं पर रोक लगाते हैं, तरह तरह के दबाव डालते हैं और बच्चा विस्फोट हो जाता है। वो बनने के बजाय बिगड़ने लगता है। अब इतना बिगड़ल हो जाता है, इतना जिद्दी हो जाता है, इतना सिर फटौल हो जाता है कि इसके अंदर में इतने विकार उत्पन्न हो जाता है कि अंततः आपको फिर डॉक्टर की सहारा लेना पड़ता है। फिर डॉक्टर करे भी तो करे क्या, डॉक्टर चिकित्सा करता है, एक केमिकल देता है, उस केमिकल से उसके दिमाग को उसकी स्मृति को थोड़ी सी कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उसकी निद्रा लाने की कोशिश करता है, उसकी सोच पर थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश करता है। फिर वो केमिकल का प्रभाव है, केमिकल का प्रभाव जब तक रहे तब तक बच्चे में थोड़ी बदलाव आएंगे, लेकिन तब तक वह काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। लेकिन आपके पास यदि खुद को परिवेश को बदलने का सामर्थ्य नहीं है, आप सही केयर नहीं कर सकते हैं, तो मेरी तो सलाह है फिर आप जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि आज हल्के उम्र में बच्चा छोटा है, उसी समय उसे सही एक चिकित्सक मिल जाए, सही एक केयर टेकर मिल जाए, सही एक काउंसलर मिल जाए, तो आपका बच्चा शानदार परफॉर्म करेगा, आपका बच्चा शानदार जीवन जिएगा, आपका बच्चा वह सद्गुणी बनेगा, वह नैतिकवान बनेगा, वह आज्ञाकारी भी बनेगा। लेकिन आप एक पक्षी नहीं कर सकते। आप घर में तू मैं दिन भर होते रहते हो और आप बच्चे से कहोगे कि बच्चे आप हमारा इज्जत करो, आप हमारा प्रणाम करो, हाँ माता पिता भगवान होते हैं, तो बच्चा कहेगा ठेंगा से भगवान होते हैं। लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, अपना एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हो, क्या से क्या करते रहते हो, मुझसे तो घृणा हो गया है। आप जिस बच्चे को आप गुरु जी के बारे में गलत सलत बोलते हो और फिर कहते हो कि गुरु ब्रह्म है, गुरु ही भगवान है, तो बच्चा कहता है वो तो 2 पैसे में बिकने वाला ट्यूटर है, क्या भगवान है, फलाने ढिकाने। उसके मन में फिर विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। फिर आप उसको ना तो दवा से ठीक कर सकते हैं, ना काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डिजाइन बन चुका है उसके दिमाग में, सोचने का तरीका बन चुका है, समझने का तरीका बन चुका है, देखने का तरीका बन चुका है, वो अनुभव से गुजर रहा है। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप उसको ऐसा नहीं समझा सकते बार बार, हो गया सो हो गया। वो बचपना तक को जो समझा लिए, फिर 6वीं से आप कुछ नहीं समझा सकते। जो आपने नर्सरी क्लास से 5वीं तक की उम्र में जो आपने अपने घर में जो जीवन जिया है, आपने जो हकीकत का जीवन जिया है,
आपकी जो परवरिश है, आपकी जो केयर है, वही बच्चे को आगे चल करके वो बढ़ा देता है। आप समझ जाइए, एक बीज है, आपने बोया 9 माह में वो बीज बाहर आया, अंकुआ गया। उस 9 माह तक जो उसको खाद पानी मिला, वही तो उसको जड़ को पोषित करेगा मित्र। वही तो उसके जड़ में, उसके पेड़ में, उसके फूल पौधे में वही तो प्रस्फुटित होगा। अब 9 माह के बाद बच्चा बाहर आ जाता है संसार में, फिर आप उसको पालन पोषण करते हो, खाद पानी देते हो, विचार का खाद देते हो, फिर जीवन शैली का खाद पानी देते हो, और बच्चे उस माहौल में अपने आप को बढ़ा लेता है, और उस माहौल से जो उसको मिलता है वो अवशोषित कर लेता है, वो समझ जाता है, और उसके जीवन में वही तो प्रकट होगा जो आपने दिया है, जो आपने बोया है, जो खाद पानी दिया है, जो उसको सिखाया है, जो आपको समझाया है, जो आपको देखा है, जो आपसे वो सीखा है, वही तो अपने जीवन में कालांतर में उसको प्रकट करेगा। कि ऐसा तो नहीं होगा कि अंदर में एक कुकुरमुत्ते का फूल है और बाहर से आप कहोगे बेटा आप गुलाब का फूल बन जाओ, अंदर में एक मोगरे का फूल है और आप बाहर से कहोगे ये कमल का फूल जाए, अंदर में एक बेशरम प्रजाति का पौधा लगा है और आप बाहर से कहोगे कि आप रुद्राक्ष बन जाओ, अंदर में एक बरसाने वाली पौधा का आपने गुण डाल दिया है और आप बाहर से कहोगे कि मौलसरी बन जाए। ऐसा तो होता नहीं है। तो जो होता नहीं है उसके पीछे आप जब पढ़ते तो बच्चा आपका और पागलपन की ओर आगे बढ़ जाता है। तो मित्रों समझिए, बचिए, और अपने को जितना जल्दी समझते हैं, पूरे परिवार मिलकर बैठ करके समझिए बच्चों को, फिर आपका बच्चा शानदार होता है। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ यौगिक क्रिया करना चाहते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को अपने सांसों के माध्यम से हम अपने जीवन की डिजाइन को बदल सकते हैं, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, हम अपने थॉट को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन शैली को भी बदल सकते हैं। वो कौन सा सांसों की गति है मित्रों? 15 मिनट का आप पहले गर्म सांस लीजिए और 15 मिनट की फिर आप ठंडी सांस लीजिए और फिर 15 मिनट का सम सांस लीजिए। ये हो गया आपका 45 मिनट। और 15 मिनट आप खुली आंखों से आसमान का ध्यान कीजिए। उस खुली आंखों से जब ध्यान करेंगे तो आसमान शक्ति से आप जिस गुणों को आप चाहते हैं उस गुण का एक वाक्य बना लीजिए और उस गुण को आप प्राप्त करके फिर आप अपने को धीरे धीरे आप काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आ चुके हैं या कॉलेज में आ चुके हैं, तो ये बच्चे भी अपने आप को इस तरह से बदल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा नमूना बताता हूँ। गर्म सांस कहने का ऐसा है कि आप दाहिना नासिका बंद कर दीजिए और बायां नासिका से आप सांस खींचते रहें, पूरे पेट में भरे, फिर नाक को बंद करें और तब तक अंतःकुंभक करते रहें जब तक कि पूरी सांसों को हमको बाहर छोड़ने की इच्छा ना हो। जैसे ही हमारी इच्छा हुआ तो हम धीरे धीरे बाहर सांस छोड़ना शुरू करेंगे। अब हमारा पूरी सांसें बाहर छूट चुका है। अब हम बाह्य कुंभक करते हैं, मतलब अब पेट में हमारा कुछ भी नहीं है और हम पूरी तरह से सांस से खाली हो चुके हैं। अब सांस लेने की जैसे फिर तीव्र इच्छा हुआ, हम फिर धीरे से सांस लेते हैं और पूरे पेट में भरते हैं। मित्रों इस तरह से 15 मिनट आप गर्म सांस लीजिए। 15 मिनट हो जाने के बाद वही प्रक्रिया है, आप ठंडी सांस लीजिए 15 मिनट। अब गर्म और ठंडा दोनों आपका प्लस और माइनस, आपके मैग्नेटिक पावर, आपकी जैव चुंबक शक्ति, उसमें धारा प्रवाह अब होने लगा। अब इसको अध्यात्म में मोड़िए, आप इसको अवचेतन मन में ले जाइए। अब आप अपनी सांसों की गर्मी को, ये जो आपका डिजाइन बन गया है, अब इसको अध्यात्म की तरफ मोड़ना है। अब उसको क्या करना होगा ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपका अवचेतन, आपकी चिंता, सारा चीज़ दूर होता चला जाए। तो आपको दोनों नाक को बंद कर देना है और तब तक दबा के रखना है जब तक आपको सांस फूलने न लग जाए। जैसे ही आपको लगेगा कहा अब दोनों नाक से फिर सांस लीजिए। सांस लेते समय आप इस तरह से मुद्रा बना के रखें, गहरी सांस पेट में भरे, दोनों नासिका बंद रखें और तब तक बंद रखें मित्र जब तक आप बिना सांस के रह सकते हो, उतना समय तक बंद रखें। जैसे लगता है कि अब मुझे सांस खोलनी चाहिए, तब आप सांस खोल दीजिए, दोनों नासिका से बाहर आने दीजिए। अब जब पूरा बाहर आ गया, पूरा पेट आपका पिचक गया, तब आप फिर क्या करें, फिर नाक बंद कर दें और तब तक बंद रखें जब तक कि वो सांसों का डिमांड इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपको सांस लेने मजबूर हो जाए। और फिर आप दोनों नासिका से सांस लीजिए। और 15 मिनट इसको करने के बाद आप क्या करें,
ज़मीन पर लेट जाए, आसमान ऊपर हो, यदि खुला छत है तो आपके लिए वरदान है, नहीं तो खुला आसमान मिल जाता है मित्र तो आपके लिए सबसे शानदार चीज़ें होंगी। आंगन है, आपका टेरिस है, कहीं भी है, कहीं भी है। यदि लेटते भी नहीं है तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। जैसे मेरे सामने में मेरा पूरा खुला आकाश दिख रहा है मुझको, और मैं उसको एक टक इस तरह से देख सकता हूँ। जब मैं आकाश को देखूं तब मैं मानसिक भाव से कल्पना करूं कि मैं अद्भुत दैवी गुण से संपन्न हूं, मेरा रोम रोम अद्भुत ज्ञान से संपन्न है, चारों तरफ से मेरे अंदर ज्ञान की, विवेक की, आनंद की लहरें आ रही हैं। मेरा शरीर, मेरा रोम रोम ज्ञान में भीग रहा है। आह, अद्भुत विवेक में मैं जीवन को देखता हूँ। विवेक, मेरा विवेक क्रियाशील है। आह, अद्भुत, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। अद्भुत, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना शानदार, ज्ञानवान, विवेकवान, प्राणवान और आनंदमय जीवन दिया। मैं इसे इस संसार में मुक्त करता हूँ। दैवी गुणों से संपन्न मेरा जीवन अद्भुत है। मित्र, आप ऐसा भाव मन में लाते रहें और आकाश को खुली आंखों से एक टक, एक बिना पलक झपके आप देखते रहें। 15 मिनट का उसको बना लीजिए। 15 मिनट का हो गया आपका 1 घंटे का। आप देखेंगे जब इसको कुछ दिन तक करते जाएंगे तो आपको अतिशीघ्र इसका परिणाम बहुत शानदार मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा। आप अपने मूल जीवन के मूल तत्व की तरफ और मूल जीवन शैली में आप लौटना शुरू करेंगे, और आपका मूल स्वभाव की तरफ जब लौटेंगे तो आप शानदार बनेंगे ही, सफल बनेंगे ही, और आपका जीवन भी आनंदमय होगा। तो इन बातों को हमारे माता पिता और बच्चे सब मिलकर ध्यान दें, समझें, सुने और अपने बच्चों को, अपने परिवार को शानदार बनाएं। तब तक सदगुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।